हाँ छोटा सा है तू हाँ बात है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का 7 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 1 2 3 4 और चैप्टर 8 हमारा हो चुका था। प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर 8 खत्म हुआ। आज हम चैप्टर 7 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले से कर रखा है 9th क्लास में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसी को थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आपने पढ़ा है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। क्लियर? हॉरिजॉन्टल लाइंस आर नोन एज एक्स एक्सिस and vertical line are known as y-axis. Both lines intersected at a point O. We can say this point is O. O is called origin. वो क्या कहते हैं? origin बोलते हैं। तो हाँ बंद चल तो x एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई और y एक्सिस वर्टिकल लाइन हो गई। जहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस इंटरसेक्ट करेंगे या बाइसेक्ट करेंगे वो आपका ओरिजिन हो जाएगा। x एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस को, जो हम डिस्टेंस कवर करते हैं x एक्सिस पर, उसको हम एब्सिसा बोलते हैं। एब्सिसा। x एक्सिस के कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा बोलेंगे और y एक्सिस के कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट बोलेंगे। ऑर्डिनेट। रेनी डेस्कार्टेस प्लेन, रेनी डेस्कार्टेस मैथमेटिशियन का नाम है जिन्होंने इस प्लेन को बनाया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उन्होंने ही मतलब उनके बारे में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया रेनी डेस्कार्टेस। इसको रेनी डेस्कार्टेस प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। तो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं, वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं। जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं या बाइसेक्ट करते हैं इस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। क्लियर? अब एक्स एक्सिस पहले के 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड हो गया प्लेन। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट में प्लेन डिवाइड हो गया। समझ में आया? इसको हम 2D कहते हैं, 2 डायमेंशनल प्लेन। आपको 2D पढ़ना है 10th क्लास में, 2 डायमेंशनल प्लेन। तो 2 डायमेंशनल मींस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जब हम 11th क्लास में मैथ लेंगे या 12th में जाएंगे हायर क्लास में, 10th के बाद में या स्कूलिंग के 10th के बाद में, तो हम 3 डायमेंशनल फिगर पढ़ेंगे। 3D में क्या आएगा आपका? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। जैसे ये घूम हो गया तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये परपेंडिकुलर लाइन जो है ये जेड एक्सिस हो गई। समझ में आया? तो इसके बारे में, स्पेस के बारे में, जो स्पेस होता है उसके बारे में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हम 11th 12th में पढ़ेंगे। 10th में केवल हम 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में स्टडी करेंगे। समझ में आया? जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जेड एक्सिस जो होता है वो क्या होता है? एक्स और वाई के परपेंडिकुलर होता है। तो ये जेड एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होगी जो हम स्पेस में ड्रॉ करेंगे। ये एक इमेजिनरी लाइन होगी। जैसे कोई पानी पर लाइन खींच रहा है तो पानी पर लाइन खींचने का मतलब क्या है? हाँ, ओरिजिन से यहाँ परपेंडिकुलर लाइन चाहे वहाँ स्पेस में इधर ले जाओ चाहे इसके अंदर ले जाओ। इसका मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये परपेंडिकुलर लाइन जेड एक्सिस है। तो एक्स और जेड के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, वाई और जेड के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है। समझ में आ गया? और एक्स और वाई के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो तीनों एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। कोई भी एक किनारा ले लो एक्स वाई जेड। तो तीसरी लाइन क्या होती है? स्पेस की होती है। तो हमें केवल 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री 10th तक स्टडी करना है। 9th में भी हमने 2 डायमेंशनल पढ़ा था और 10th में भी हम यही पढ़ेंगे। 11th 12th में हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में स्टडी करेंगे जिसमें एक एक्सिस और मिल जाएगा एक्स वाई जेड। अब यहाँ पर ये प्लेन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहा है तो 4 इसके क्वाड्रेंट हो जाएंगे। इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट बोलेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स पहले हम एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को लिखेंगे। पहले हम रिटर्न करेंगे तो एक्स एक्सिस के
के कोऑर्डिनेट को लिखेंगे, फिर वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को लिखेंगे। पहले एब्सिसा फिर ऑर्डिनेट। तो एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव है, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है, तो इसमें जो पॉइंट लाइज करेगा वो प्लस और प्लस होगा, मतलब एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा। समझ में आया? ये 9th में आपने पढ़ रखा है। इधर आपका एक्स डैश मान लेते हैं, इसको वाई डैश मान लेते हैं। तो यहाँ एक्स निगेटिव हो गया, वाई पॉजिटिव हो गया, तो इसमें जो पॉइंट आएगा माइनस 10 आएगा। समझ में आया? इसमें x निगेटिव y निगेटिव, तो पहले x लिखेंगे माइनस माइनस हो जाएगा, फिर y भी निगेटिव हो गया। इसमें x पॉजिटिव y निगेटिव, तो इसमें पॉइंट लाइज करेगा प्लस माइनस। तो ये बेसिक चीजें आपने 9th में पढ़ रखा है। समझ में आया? तो पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन आपने कर रखा है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। 2 पॉइंट अगर हम लेते हैं, इनके बीच में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये आपका बेसिक कांसेप्ट था। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, 10th स्टैंडर्ड तक हम करते हैं, ये 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हम सपोज करते हैं एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, दूसरा पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट x2 और y2 है, x2 और y2 है। समझ में आया? एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, एक पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। इन दोनों के बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ए बी के बीच की डिस्टेंस हम d मान लेते हैं। समझ में आया? तो आपको पता है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन xy इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0। दी डिस्टेंस हमेशा 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होगी। कोई -2 किलोमीटर थोड़े चलेगा, d 0 खड़े हैं कुछ नहीं चले, तो d की वैल्यू क्या हुई 0। जहाँ आगे कुछ ना कुछ हुआ, 1 मीटर 2 मीटर चले, तो डिस्टेंस क्या होगी ग्रेटर r इक्वल टू 0, 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। लेकिन d डज नॉट xy के मतलब xy डज नॉट इक्वल टू लेस देन 0, 0 से छोटी नहीं होगी। छोटी होने का मतलब क्या है निगेटिव, 0 से छोटी, 0 क्या हो गया न्यूट्रल पॉइंट हो गया, तो 0 से छोटी होने का मतलब क्या होगा नेगेटिव। तो d डज नॉट लेस देन 0, 0 से छोटी नहीं होगी। समझ में आया? तो इसको हम मेट्रिक स्पेस कहते हैं, कि आगे पढ़ोगे मेट्रिक स्पेस और टोपोलॉजिकल स्पेस। तो यहाँ डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होती है। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट जब हम निकालेंगे तो इसका फार्मूला होता है d इज इक्वल टू रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या आप लिख सकते हो रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ में आया? क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर निगेटिव नहीं होता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर निगेटिव नहीं होता। -3 का स्क्वायर क्या आएगा +9 आएगा, और 3 का स्क्वायर क्या आएगा +9। किसी भी नंबर का स्क्वायर निगेटिव नहीं होता, हमेशा क्या आता है पॉजिटिव। तो चाहे आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखो, चाहे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखो। अगर x1 माइनस x2 लिखते हो, मान लो -3 आ गया, तो -3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 आएगा, +9 आएगा। यहाँ x2 माइनस x1 लिखते हो, 3 आ गया, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा। समझ में आया? क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा है, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर निगेटिव नहीं होता। तो फार्मूले में आप कंफ्यूज मत हो, बस ये है कि x1 x2 x1 का कोएफिशिएंट x1 के साथ, y1 का कोएफिशिएंट y1 के साथ। समझ में आया? अब कोई मान लो यहाँ आपको पॉइंट दे दिया गया 3 4, यहाँ दे दिया b पॉइंट 7 2, इनके बीच की डिस्टेंस निकालना है x1 y1 x2 y2। पहले कोऑर्डिनेट में पहला पॉइंट में x1 y1 और दूसरे में x2 y2। आपको लिखता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, मतलब -4 का होल स्क्वायर। -4 का होल स्क्वायर कितना है 16 प्लस 16 आएगा। कोई लिखता है 7 माइनस 3 मींस 4 का होल स्क्वायर, तो कोई फर्क पड़ेगा आंसर में। तो चाहे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखो, चाहे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखो। अब बताओ इसमें कोई डाउट हो? क्लियर? बस याद क्या करना है कि x1 के साथ x1 का मतलब x के साथ x का कोऑर्डिनेट, y के साथ
y का सर कोऑर्डिनेट। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला ये डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला, इसको क्या लिखोगे? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। समझ में आया? सर सेक्शन फॉर्मूला में जो है ना 7.1 एक्सरसाइज में आपको डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट दिया गया है। सेक्शन 2 में 7.2 एक्सरसाइज में सेक्शन फार्मूला दिया गया है। 7.3 एक्सरसाइज में एरियाज ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल की एरिया का फार्मूला दिया गया है। 3 एक्सरसाइज 3 फार्मूले। तो अभी हम पहली एक्सरसाइज पर हैं, तो पहला फार्मूला इंट्रोड्यूस किया है, इस पर हम क्वेश्चन कराएंगे। अभी सेकंड एक्सरसाइज पर चलेंगे, तब सेक्शन फार्मूला कराएंगे। जब थर्ड पर हम पहुंचेंगे, तब हम एरियाज के फार्मूला कराएंगे। सर कितनी एक्सरसाइज? 3 एक्सरसाइज 3 फार्मूला। इसमें क्या है कि आपको अगर कोई एक्सरसाइज आप छोड़ रहे हो, मैथ में सीबीएसई ने सिंपल सा कहा है कि आप ये नहीं, आप किसी को आप मान लो हटा रहे हो, मान लो आप मैथ कर रहे हो, आप कह दिया जाए मल्टीप्लिकेशन हटा दिया जाएगा। अब उसको एडिशन सिखा रहे हो, 3 + 2 + 3 प्लस मतलब 3 को 4 बार ऐड करना है, 3 को। अब यहाँ मल्टीप्लाई आपने हटा दिया कि मल्टीप्लाई आपको पहली क्लास में नहीं पढ़ना है, ये केवल एडिशन पढ़ना है। अब आगे फिर मल्टीप्लाई का केस आ गया, तो मैथ एक दूसरे से लिंक है, जुड़ी हुई है। तो सीबीएसई ने साफ शब्दों में लिखा है कि अगर रिक्वायर्ड है, कोई भी सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है, अगर ज़रूरत है आगे उसका, तो टीचर पर डिपेंड करता है कि वो उसको आगे बढ़ाए। अब हो सकता है एक बच्चे को आगे मैथ नहीं लेना है, लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि सभी बच्चे मैथ आगे छोड़ देंगे। समझ में आ रहा है? तो 9th का अगर हम आपको एरियाज का नहीं कराएंगे, तो 10th में उसका लिंक है, 10th में हटाया नहीं है, तो फिर से आपको क्या नाम है 10th में आपको हम नहीं कराएंगे, तो 11th में एरियाज उसी पर बेस्ड है। तब आप कोई बच्चा मैथ अगर लेना चाहता है तो आगे कैसे करेगा 11वीं में, उसको फिर से 10th की चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए कोई भी चीज़ रिड्यूस नहीं हुआ है, तो आप दिमाग से ये निकाल दो कि ये एक्सरसाइज हट गया है, एक दूसरे का मैथ में लिंक है। आगे पेपर में नहीं आएगा, पेपर में हटा दिया नहीं आएगा, लेकिन आगे लिंक होने के उससे हमें कराना है। तो जो जो आपको ज़रूरत है वो चीज़ मैं कराऊंगा। आप पेपर बेस्ड पर ही करना है कि हमें पेपर ही करना है, तो पेपर में 7.3 काट दिया, लेकिन फिर आपको 11th में पढ़ना है। अब मान लो आप हो सकता है कि सभी बच्चों को नहीं कह सकते ना कि आगे नहीं लेंगे मैं, समझ में आया? तो इसलिए हम क्या ज़रूरत है इसकी, आगे जिसका लिंक है वो हमें कराना है। अब बताओ कोई डाउट हो? तो अब ये आप मत कहना कि रिड्यूस हो गया, जो पेपर में आएगा उसको हम जो सिलेबस है उतना हम आपको बता देंगे। अभी हम सिलेबस कर लें पहले, और मैथ में वैसे कोई चीज़ नहीं छोड़ना चाहिए। आप जब पढ़ रहे हो तो चलो कोविड-19 के उससे रिड्यूस कर दिया, लेकिन आप उससे कोई कमीशन थोड़े आप निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका ये हमेशा मतलब हम कोविड के उससे हमें जॉब भी मिल जाएगी, करना तो पड़ेगा ही। समझना है? ये तो भविष्य में क्या होगा, स्कूल चलेगा नहीं चलेगा तो किसी को नहीं पता है। वर्तमान में क्या है, हमें क्या कराना है, आपको क्या करना है। अभी आगे क्या होगा, अब स्कूल देखो क्या बीमारियां किसी को पता लगता है अभी। हाँ तो नहीं होगा तब तो, अब बीमारी का किसको बताना है। अब वहाँ कहते हैं कोरोना इस मंथ में नहीं आएगा, पता चला उसी महीने में आ जाता है। तो जो पहले नहीं तो कोई तो कोरोना बता के थोड़ा तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट हम कर रहे थे। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का हमने फार्मूला देख लिया। अब एक पॉइंट है, मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट 3 और 2 है। एक पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं -7 और 6 है। इनके बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये पॉइंट आपका x1 हो गया, ये पॉइंट y1 हो गया। इस पॉइंट को हम x2 मान लेंगे, इसको हम y2 मान लेंगे। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट AB इज इक्वल टू D। AB लिखो या D इज इक्वल टू रूट के अंदर फार्मूला अप्लाई करोगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, दैट इज वी कैन राइट 3 + 7 का होल स्क्वायर। x1 माइनस x2, ये पहले से माइनस है, तो जब माइनस x2 करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y1 माइनस y2 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 3 + 7 का होल स्क्वायर,
10 का होल स्क्वायर, 10 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। समझ में आया? रूट के अंदर 10 का होल स्क्वायर प्लस में 4 का होल स्क्वायर कितना आ गया? अब हम 116 का एलसीएम ले लेंगे। तो 116 का रूट 2 में से 6 माइनस x1 माइनस x2 तो x1 y1 x2 y2 माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 2 क्या है? y1 और y2 क्या है? तो y1 माइनस 2 में से 6 माइनस करो कितना आता है? ये फार्मूला ही तो है। d इक्वल टू रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस ये टर्म्स प्लस में ये टर्म्स उसका ये प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। समझ में आया? समझ आया? अब यहाँ पर 116 का हम एलसीएम ले लेंगे। 116 2 से काटो तो 5 का 10 2 8 का 16 2 से काटो तो 2 का 4 9 का 29 प्राइम नंबर है 29 से कैंसिल होगी 2 का पेयर बन गया तो 29 का पेयर नहीं बना तो ये वैल्यू कितना आ जाएगी 2 बाहर आ गई और रूट के अंदर 29 और यूनिट लिखा जाएगा। डिस्टेंस हमेशा सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर यूनिट में होगा ना तो ये इसके हाफ मार्क्स कट जाते हैं अगर ना लिखा जाए तो इसके आगे नंबर एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कैंसिल कर सकता है। तो डिस्टेंस हमेशा किस में लिखी जाएगी? यूनिट में लिखी जाएगी। अब यूनिट में मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर और